चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि फोनोलॉजी क्या है और फोनोलॉजी की स्टडी कैसे होती है। तो देखिए, एवरी लैंग्वेज हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड साउंड सिस्टम। हमें सबको पता है कि हमारा साउंड सिस्टम, हमारे पास एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, हर लैंग्वेज का एक अपना साउंड सिस्टम है। हिंदी में हम कहते हैं राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, इसमें राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में प्लेस चेंज हो जाती है, हम कहते हैं राम ईट्स अ मैंगो। क्यों? क्योंकि राम फिर वर्ब है, ईट्स और फिर अ मैंगो, और इसमें अ भी लगाया जाता है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द सेंटेंस फॉर विच इज यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड when we use sentence like राम आम खाता है, in this sentence we use subject then object then verb, right? तो ये अपना अपना एक organized sound system है। फोनोलॉजी इज कंसर्न विथ प्रोसेस इन माइंड। क्या है? एक हमारे माइंड में प्रोसेस चलती रहती है, डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। जो हमारे रूल्स लैंग्वेज को हम अपने माइंड में इम्बाइब करते रहते हैं। बचपन से जब बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो उसी तरह से सीखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे रूल्स को समझने की कोशिश करता है और उसको समझ में आता है कि नहीं, इसको ऐसा नहीं ऐसा बोला जाता है। वो पूरा प्रोसेस। एंड हाउ वी ऑर्गेनाइज, स्टडी एंड फॉर्म साउंड इन स्पीच। और फिर ये कि हम जो साउंड है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसकी स्टडी कैसे करें और उसको बनाए कैसे, फॉर्म साउंड्स इन स्पीच। तो जब बोलने के पहले हमारा माइंड ये सारे प्रोसेस से गुजरता है, जिसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। वी ईच हैव टेसिट नॉलेज ऑफ आर नेटिव लैंग्वेज। हमारी नेटिव लोकल लैंग्वेज जो होती है उसका हमको टेसिट नॉलेज होता है। दिस टेसिट नॉलेज अलाउज अस टू एडर टू द रूल्स ऑफ रेलिवेंट साउंड सिस्टम। और ये टेसिट नॉलेज या सेंस ऑफ जो एक डेवलपमेंट ऑफ जो एक क्या कहना चाहिए, सेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ हाँ नहीं, इसको ऐसा बोला जाता है, ये गलत होगा। क्यों बोला जाता है नहीं पता, पर वो अगर वो सेंस है तो वो नेटिव लैंग्वेज का, हमारी भाषा का, हमको वो सेंस सबको डेवलप हो जाता है और हम इसीलिए उस रूल को समझने लगते हैं और फिर हम उस रूल में एडर रहते हैं और उस पर्टिकुलर भाषा की रूल्स को समझते हैं और उससे बाहर नहीं जाने की कोशिश करते हैं। तो टेसिट नॉलेज क्या है? व्हेन यू नो समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई यू केम टू नो इट। आपको ये पता है कि ऐसा तो नहीं होता, ये रूल तो गलत है, क्यों है कई बार नहीं पता, हाउ कैसे क्यों ये नहीं पता, रीज़न नहीं पता, पर आपको ये पता है कि नहीं नहीं ये गलत है। कैसे? हम लोग कई बार क्लास में एक्सरसाइज करते हैं, मैं बच्चों के साथ करती हूँ, फिगर आउट द कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। तो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं उनको बताती हूँ कि भाई योर माई सेल्फ स्वाति सिंह, ऐसा नहीं बोलते। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो कहते हैं आई एम स्वाति सिंह। तो बच्चे अब समझ गए, तो कई बार बोलता है येस येस मैम, माई सेल्फ इज़ रॉन्ग। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कई बार कि माई सेल्फ गलत क्यों है। उनको ये पता है कि गलत है। बहुत सारे, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि दे गोज़ टू मार्केट, तो वो कहेंगे कि येस येस मैम, दे गो, नॉट गोज़, क्योंकि गोज़ इज़, तो अब उनको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि गोज़ इज़ यूज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। इतना सब रीज़न नहीं पता, लेकिन उनको ये तो पता है कि दे गोज़ तो नहीं होगा। ये इसको टेसिट नॉलेज कहते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर आस्क्ड टू मेक अप अ वर्ड, यू वुड बी मोर लाइकली टू से समथिंग लाइक प्लॉन्ड। अगर आपको एक कोई वर्ड बनाने दे दिया और आपको उस वर्ड को बनाना है, और मान लो वो वर्ड है प्लॉन्ड, ठीक है, तो आप रादर देन प्लॉफ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको अगर ये वर्ड मिला है प्लॉन्ड, तो आप उसको बनाओगे, राइट? तो प्लॉन्ड रादर देन प्लॉफ। दिस इज बिकॉज द underlying knowledge of you have of the English language tells you that two consonants such as, ये this is important,
Two consonants such as FW, two consonants such as FW cannot appear next to each other, है ना, at the end of the word. ये तो पक्की बात है कि वर्ड के एंड में FW या टू कॉन्सोनेंट्स तो नहीं आ सकते, है ना. तो ये जो सेंस है ये टैसिट नॉलेज है. अब फोनोलॉजी इज़ मोर टू डू विथ फनीम्स. तो फनीम्स क्या है और फनीम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ फनीम. तो फनीम इज दैट्स फनीम्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. सबसे छोटी स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट जो होती है उसको हम लैंग्वेज की भाषा की स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट इज कॉल्ड फनीम्स. दैट बियर मीनिंग. जो साउंड यूनिट को जो आ ऐसा नहीं होता. स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट जिसका कंडीशन है दैट बियर मीनिंग, जो मीनिंग को बेयर करती हो. मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट दैट बियर मीनिंग्स. ओके, नाउ फनीम्स आर कॉन्ट्रास्टिव विच मीन्स दैट दे आर मीनिंगफुली डिफरेंट. कॉन्ट्रास्टिव होते, कॉन्ट्रास्ट होता है फनीम में. एक तो फनीम कंट्रास्टिव होते हैं और विच मीन्स दे आर मीनिंगफुली डिफरेंट. मतलब उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. कैसे? फनीम्स आर सेट टू बी इन कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कॉन्ट्रास्टिव कैसे, बी और डी. तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज दे अकर इन द सेम एनवायरमेंट एंड कॉज अ चेंज इन मीनिंग, है ना. एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं वो. फॉर एग्जाम्पल of two words that differ only in one phoneme is the word pet and met. सिर्फ P के कारण और M के कारण मीनिंग चेंज हो गया, साउंड चेंज हो गया. The substitution of P for M creates two different words that mean different things. Different words and different things. तो ये ही फनीम की ब्यूटी है. क्या कि टू डिफरेंट वर्ड्स दैट मीन्स टू डिफरेंट थिंग्स. दैट इज़ कॉल्ड मिनिमल पेयर. ये आपको पता होना चाहिए. मतलब छोटा सा, सबसे छोटा पेयर. क्यों दो अलग अलग वर्ड्स यूज़ करें तो दो अलग साउंड बन गए, है ना. और इसको मिनिमल पेयर कहते हैं. टू बी अ मिनिमल पेयर द वर्ड्स मस्ट ओनली डिफर इन वन फनीम अकरिंग इन द सेम प्लेस विद इन द वर्ड्स. मतलब ये याद रखना कि मिनिमल पेयर का मतलब ही होता है कि द वर्ड्स मस्ट ओनली डिफर इन वन फनीम. मतलब उसका सिर्फ एक फनीम चेंज होगा अकरिंग इन द सेम प्लेस, और वो सेम प्लेस को रिप्लेस करेगा विद इन द वर्ड्स. तो उसको मिनिमल पेयर कहते हैं. ठीक है. फिर मिनिमल पेयर्स आर अ टेस्ट फॉर फनीम स्टेटस. सो from this example, because substitution of P for M creates different words that differ in meaning, they are different phonemes, है ना. बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सब्सटीट्यूशन ऑफ P for M, मतलब मैट से जब पैट बना या पैट से मैट बना, क्रिएट्स डिफरेंट वर्ड्स. तो वर्ड ही डिफरेंट हो गया, उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो गया. क्यों? बिकॉज फनीम डिफरेंट है. तो मीनिंग और उसका वर्ड पी और एम के कारण उनका वर्ड्स अलग अलग हो गए और उनका मीनिंग भी अलग अलग हो गया. द फनीम्स चेंज कुड बी अ कॉन्सोनेंट और वॉयल एंड कैन अकर एट एनी प्लेस इन द वर्ड. क्या बोल रहे? द फनीम चेंज कुड बी कॉन्सोनेंट और वॉवल. जरूरी नहीं कि कॉन्सोनेंट ही चेंज हो, वॉवल भी हो सकता है उस जगह. पर फनीम, एक कोई भी फनीम वो जो है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल कोई भी चेंज होकर कैन अकर एट एनी प्लेस इन द वर्ड. यू कैन ऑल्सो गेट मिनिमल सेट्स, मिनिमल पेयर या मिनिमल सेट्स वेयर देर आर three or more words
दैट डिफर बाय ओनली वन फनीम। मतलब एक फनीम के चेंज होने से कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं। कैसे, यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिट आई, बॉट ओ, बेट ई एंड डबल ओ टी बूट एंड बीट। हमने देखा आई, ओ, ई, ओ और ई ए, इन वर्ड्स में ये चेंजेस आए। ठीक है। आर द पेयर ऑफ, ये क्या, पार्ट ऑफ, ये क्या है, पार्ट ऑफ मिनिमल सेट। ये पेयर नहीं है, ये पूरे मिनिमल सेट है। चलिए, फनीम्स आर रिटन इन स्लैशेस। इम्पॉर्टेंट, फनीम्स को किस में लिखा जाता है, स्लैशेस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पी एम, दिस notation shows the sounds as being underlying representations, which is the form of sound that is stored in our mind, है ना। तो ये क्या है, this notation shows the sound as being underlying representations, which is the form of sound that is stored in mind। तो ये जो notations है जो कि क्या, साउंड को शो करते हैं, है ना, एज बीइंग अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन विच इज़ द फॉर्म ऑफ साउंड दैट इज स्टोर्ड इन आवर माइंड, और ये हमारे माइंड में है, राइट। तो फनीम इज़ व्हाट, फनीम इज़, आपको ये याद रखना है कि फनीम इज़ स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, है ना। तो सबसे पहले तो फनीम एक स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है जो कि बेयर मीनिंग, अगर वो मीनिंग नहीं है तो वो उस यूनिट का कोई मतलब नहीं। तो स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट्स आर कॉल्ड फनीम्स, है ना। फिर फनीम कंट्रास्टिव होते हैं, नेचुरली एक जैसे तो नहीं होंगे, तो कंट्रास्टिव होते हैं, मतलब कि दे आर मीनिंगफुली डिफरेंट, मीनिंगफुली, है ना। फिर फनीम्स जो है कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है और सेम एनवायरनमेंट, मतलब बिट और कि भाई मान लो आप कह रहे हो बिट, है ना, तो सेम एनवायरनमेंट, और आपने कहा बीट, राइट। तो यहाँ पे ये और ये कॉमन होना चाहिए, ये इसको सेम एनवायरनमेंट कह रहे हो कि आगे पीछे का एनवायरनमेंट जो है ये कॉमन होगा, इसके आगे पीछे का एनवायरनमेंट कॉमन होगा, है ना। तो ये दूसरी कंडीशन है। फिर फनीम्स जो है वो मीनिंग चेंज करने की पहली कंडीशन क्या है, कॉज अ चेंज इन मीनिंग, तो वो मीनिंग चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे, है ना। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया यहाँ मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर मतलब जो कि जो वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूट चेंज होने के बाद डिफरेंट वर्ड्स दैट मीन डिफरेंट थिंग्स। तो वर्ड तो चेंज हुआ ही, मीनिंग भी चेंज हो गया, थिंग भी चेंज हो गया, उसको मिनिमल पेयर कहते हैं। और टू बी अ मिनिमल पेयर द वर्ड्स मस्ट ओनली डिफर इन वन फनीम अकरिंग इन सेम प्लेस विद इन द सेम एनवायरनमेंट और सेम प्लेस, है ना। फिर मिनिमल पेयर आर अ टेस्ट फॉर फनीम स्टेटस। तो ये जो है ये फनीम चेंज होता है इसमें, और फिर फनीम चेंज कुड बी अ कॉन्सोनेंट और वॉवल। फनीम कोई ज़रूरी नहीं कि कॉन्सोनेंट ही हो, वॉवल भी हो सकता है ना। और यू कैन ऑल्सो गेट मिनिमल सेट्स, तो सेट भी हो सकता है, मिनिमल पेयर भी हो सकता है, अभी हमने पेयर पढ़ा, या मिनिमल सेट भी हो सकता है। पेयर में दो वर्ड्स देखे हमने मिनिमल पेयर में, है ना। तो मिनिमल पेयर में हमने कौन से दो वर्ड्स देखे थे यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। मिनिमल पेयर में हमने देखा था अभी दो वर्ड्स, वो थे हाँ, पेट और मेट, ये मिनिमल पेयर है, इनको हम क्या कहते हैं, मिनिमल पेयर। पर अगर हम मिनिमल सेट की बात करते हैं तो मिनिमल सेट क्या है, मिनिमल सेट है द फनीम चेंज कुड बी a consonant vowel and can occur at any place in the word. You can also get minimal set, कोई जरूरी नहीं कि दो ही हों वो, है ना। मिनिमल सेट वेयर देर आर 3 or more words that differ in only one phoneme, है ना। मतलब सिर्फ एक फनीम के कारण 4-5 वर्ड्स एक जैसे जरा जरा से मीनिंग वर्ड के कारण मीनिंग चेंज हो जाता है, इनको मिनिमल सेट कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद फनीम्स आर रिटन इन स्लैशेस, ये भी हमें पता है कि भाई स्लैशेस में लिखे जाते हैं। और इस नोटेशन दिस नोटेशन शोज द साउंड्स एज बीइंग अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये जो अंडरलाइन मतलब कहाँ चेंज आ रहा है उसको कह सकते हैं अंडरलाइन रिप्रेजेंटेशन, विच इज़ द फॉर्म ऑफ साउंड दैट इज स्टोर्ड इन आवर माइंड। तो ये सब हमारे माइंड में फिक्स है, तभी हम इतने फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। तो ये आपके लिए फोनोलॉजी पढ़ने के पहले बहुत ज़रूरी था कि यू शुड हैव आइडिया अबाउट फनीम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म दैट इज एलोफोन्स। एलोफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट as slashes are used to represent the underlying representations, जैसे B एंड D, ये अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। इसको कैसे यूज़ करते हैं, B स्लैश में, है ना, और D ऐसा। तो यही वो बता रहे कि स्लैशेस में जब हम अंडरलाइन रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, वी नीड अ वे ऑफ शोइंग what sounds are actually produced, the surface form। क्या बोल रहे हैं वो कि slashes are used to represent the underlying representation, we need a way of showing what sounds are actually produced, the surface forms। तो कौन से साउंड है जो एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, उनके लिए हम स्लैश फॉर्म में उनको रखते हैं। दिस इज डन थ्रू द यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब याद रखो ये है, वी नीड अ वे ऑफ शोइंग व्हाट साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस, द सरफेस फॉर्म्स। दिस इज डन थ्रू यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ये एक नई बात है। एलोफोन्स आर डिफरेंट रियलाइजेशंस ऑफ अ फनीम, मतलब उसी फनीम का अलग तरीके से रियलाइज करना, डिपेंडिंग ऑन वेयर in the word it occurs. To be allophones of a phoneme, the sounds must be in complementary distribution, which means that they occur in different environments within words। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। Allophones are phonetically similar to each other because they are different versions of the same sound। ये इम्पॉर्टेंट है, एलोफोन्स आर फोनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर, मतलब उनके साउंड एक जैसे होते हैं बट दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम साउंड। एक ही साउंड के डिफरेंट वर्जन को फनेम्स कहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ एलोफोन्स आर द डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ फनेम, मतलब फनेम टी जो है, मान लो इसका डिफरेंट प्रोडक्शन क्या है देखते हैं। दिस फनेम कैन बी रियलाइज डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरमेंट, मतलब टी कहाँ कहाँ कैन बी रियलाइज डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। तो ये कैसे अलग अलग एनवायरमेंट में, जैसे देखते हैं। वर्ड इनिशियली टी इज़ प्रोड्यूस एज टी, मतलब जब हम टी को कभी कभी टी एच का साउंड भी आता है, which symbolizes that the sound has been produced with aspiration and उसको aspiration कहते हैं ना, and T appears after S, it is produced T। और जब T S के बाद आता है, इस तरह से आता है, तो वो एस्पिरेशन साउंड नहीं है, वो सिंपल टी है। कैसे? You can see this difference for yourself. Put your hand to your mouth and produce word stop. Stop, right? Stop। और अगर आप कहते हैं and then top, तो stop, stop and top, stop and top। When you produce top, you should feel a puff in air that does not occur with stop। अगर आप टॉप बोलते हो तो एक पफ ऑफ एयर बनता है। कैसे? टॉप, तो एक पफ ऑफ एयर बनता है, और स्टॉप में
स्टॉप में नहीं बनता. That does not occur with stop. For more information on aspiration and how it is produced, see the phonetic section. Additionally, T can also be produced differently according to dialect. Many dialects of English have a glottal stop in the middle of the word. For example, words such as butter can be produced with either T or T, right? In American dialect, a T, a tap, flap is produced R, tap, flap, which gives a production that resembles butter. Although these are different sounds, as native speakers of English, we would categorize all of the allophones as being a single sound, the phoneme T. Another example that is found in English is L being produced as a clear. अगर हम कोई वर्ड क्लियर लेते हैं और उसका L और अ डार्क, राइट, तो which realization occurs is a result of allophonic rules. They never occur in the same place in the word. L is always at start of the word and is always T is always at the end of the word. Clear, राइट. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो डार्क क्लियर है ना, तो आर ऑलवेज एट द एंड ऑफ द वर्ड. दे आर ऑल्सो फोनेटिकली सिमिलर. दे आर बोथ लेटरल approximates. Therefore, they are allophones of a single phoneme L. You can tell a difference between the first and second L S in the word which is little and ladle, right? तो जब आप little and ladle, तो आप देखो, और अ डार्क एल, ये जो है दिस अ साइन ऑफ डार्क एल. तो लिटिल एंड लेडल, ये जो डिफरेंट है, लिटिल एंड लेडल, लिटिल. तो दोनों केस में आप तो उसको ऐसे समझो कि एलोफोन्स क्या है. एलोफोन्स को आप सिर्फ इतना समझो कि एलोफोन्स जो है वो हाँ, यहाँ से समझो आप. एलोफोन्स आर डिफरेंट रियलाइजेशन ऑफ अ फनीम डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द वर्ड इट अकर्स. वर्ड को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं. अगर हम उस वर्ड से टू बी एलोफोन्स अ फनीम दैट साउंड्स मस्ट बी इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन्स दैट दे अकर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. मतलब एनवायरनमेंट अलग होगा तो क्या हो जाएगा, एलोफोन्स बनेंगे. एलोफोन्स आर फोनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम साउंड. बस आप इसको याद रखो. एलोफोन क्या है, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम साउंड. मतलब टी के अलग अलग वर्जन, राइट. इस तरह से एल का अलग वर्जन, इसको कहते हैं हम एलोफोन्स, है ना. एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि अगर आप कहते हैं टॉप और स्टॉप, तो आप ऐसा बोल के और फील करके सोचो. टॉप तो आपकी टंग अंदर जाती है, टॉप इन केस ऑफ टॉप, है ना. और क्या बोल रहे हैं वो कि जब आप टॉप बोलते हो तो आप क्या फील करते हो. तो आप अगर आप टॉप बोलते हो तो आप क्या फील करते हो, पफ ऑफ एयर. तो एक एयर का पफ यूज टॉप. तो क्योंकि टंग हमारी कहाँ अटैच हो गई, बैक साइड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, यहाँ तो मुड़ गई तो एक पफ जैसा बनता है, तो पफ ऑफ एयर बनता है.
किस केस में? टॉप में, जो कि स्टॉप पे नहीं बनता। बस ऐसे समझ, स्टॉप तो आपकी टिप ऑफ टंग किसको टच कर रही है? आपका लोअर टीथ को, है ना, तो तब स्टॉप बनता है। तो दोनों टी अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, तो वही है डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम साउंड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एस्पिरी, ये सब आप इतना डिटेल मत करो, बस आप ऐसे याद करो। दूसरी बात, हमने एल का एग्जाम्पल देखा, आप सिर्फ इसमें यह याद रखो, एल में लिटिल और लेडल, लिटिल, लिटिल एंड लेडल, दोनों की टंग की पोजीशन याद रखो। लिटिल, लिटिल तो आपकी टंग इन केस ऑफ लिटिल अंदर चली गई, और लेडल तो बिल्कुल बाहर आके टच होती है अपर टीथ में, लेडल, है ना। तो ये अलग अलग वेरिएशंस ऑफ एल है, बस इतना याद रखो। अब मिनिमल पेयर टेस्ट ऑल्सो नोन एज कंट्रास्टिव पेयर्स, मतलब मिनिमल पेयर या कंट्रास्टिव पेयर सेम थिंग है। क्या है? अ फनीम इज डिफाइंड एज अ सिंगल मीनिंगफुल यूनिट। फनीम क्या है? सिंगल मीनिंगफुल यूनिट, मतलब कि सिंगल यूनिट है पर वो मीनिंगफुल भी है। हमने बिगनिंग में ही इसकी डेफिनेशन देखी थी फनीम की, कि सिंगल मीनिंगफुल यूनिट और स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये याद रखना, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है लैंग्वेज पर मस्ट बेयर, है ना, दैट बेयर मीनिंग। ये स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट बेयर मीनिंग। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फनीम इज़ द स्मॉलेस्ट सिंगल साउंड यूनिट, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो सिंगल मीनिंगफुल यूनिट और स्मॉलेस्ट सिंगल साउंड यूनिट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब बैट और बैट्स हैव टू डिफरेंट मीनिंग, दिस इज ड्यू टू वन फनीम बीइंग डिफरेंट एस, है ना। क्यों? सिर्फ एक एस लगाने से मीनिंग चेंज हो गया। तो ये क्या है? कंट्रास्टिव पेयर है, मतलब बैट और बैट्स। तो अब अगर आप इसको लिखते हो बैट, है ना, तो आपने लिखा बैट और आपने लिखा बैट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ? बैट्स। तो ये कहीं पर जेड बेड्स, तो ये साउंड चेंज हो गया, इसको बता रहे हैं वो कि बैट एंड बैट्स हैव टू डिफरेंट मीनिंग, दिस इज ड्यू टू वन फनीम बीइंग डिफरेंट एस, क्योंकि यहाँ पे एस लग गया। सो वी कैन क्लैरिफाई दैट एस इज फनीम एज व्हेन added on the end of the word it changes to meaning from a singular to plural, है ना। फिर अदर एग्जाम्पल आर लेग एंड वैक एंड सीट एंड बीट क्राई ट्राई। ये अलग अलग पेयर्स बताए उन्होंने। क्या पेयर बताए? लेग और वैक, सीट और बीट, क्राई और ट्राई, है ना। क्या चेंज हो रहा है इसमें? तो एल और डब्लू का, पहले उसमें एल और डब्लू, दूसरे उसमें एस और बी, तीसरे उसमें सी और डी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है, एज लॉन्ग एज द फनीम चेंजेस द वर्ड मीनिंग सिमेंटिकली, मतलब स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, और ग्रामेटिकली इट इज़ क्लास एज अ फनीम। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये फनीम जो छोटे छोटे हैं उसके कारण चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो यही मिनिमल पेयर है। मिनिमल पेयर मतलब कि सिंगल मीनिंगफुल यूनिट जो कि क्या करती है, जो कि अलग अलग मीनिंग देती है, और उसके अलावा क्या करती है, जो सिंगुलर प्लूरल जरा जरा से में वर्ड का मीनिंग चेंज होता है, इसी को मिनिमल पेयर या कंट्रास्टिव पेयर्स भी कहते हैं। अब फनीम सीक्वेंस, सिलेबल स्ट्रक्चर, ये इम्पॉर्टेंट है। अ सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ फोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या यूनिट है ये? फोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लार्जर दैन द साउंड सेगमेंट फनीम एंड स्मॉलर दैन द वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेबल क्या है? तो ये इज़ अ यूनिट ऑफ फोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक यूनिट है। जब हम फोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब साउंड वर्ड को बनाते हैं, साउंड को बनाते हैं, तो विच इज़ लार्जर दैन द साउंड सेगमेंट, मतलब फनीम से बड़ी होती है और वर्ड से छोटी होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये फनीम से बड़ी होती है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले सिलेबल, सिलेबल, राइट। फिर
फनीम, इसको फिर से लिखती हूँ, देखो कैसे, सिलेबल, फनीम, है ना। और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो कि जो सिलेबल है ये क्या है, सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ फोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लार्जर देन द साउंड सेगमेंट फनीम, है ना। तो ये फनीम से बड़ा एंड स्मॉलर देन द वर्ड, और वर्ड से छोटा, राइट। तो फनीम से बड़ा और वर्ड से छोटा, इसको ऐसा नहीं है, सॉरी, ये ऐसा आएगा, पहले वर्ड फिर सिलेबल और फिर फनीम। ये मतलब सिलेबल वर्ड से छोटा और फनीम से बड़ा होता है, ठीक है ना। इन द मिडल ऑफ द सिलेबल देयर इज़ यूजुअली अ वॉयल, ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या कि सिलेबल के बीच में, इन द मिडल ऑफ द सिलेबल देयर इज़ यूजुअली वॉयल एंड देन कॉन्सोनेंट्स अरेंज देमसेल्फ अराउंड द वॉयल, मतलब ये न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, ये वॉयल इधर होगा और इधर कॉन्सोनेंट वी सी सी, इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है सी वी सी, सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी वॉयल कॉन्सोनेंट, इसको कहते हैं सिलेबल, राइट। तो ये जनरली ये स्ट्रक्चर वो यही बता रहा है कि इन द मिडल ऑफ द सिलेबल देयर इज़ यूजुअली वॉयल, तो सिलेबल के मिडल में क्या होगा, वॉयल होगा, एंड देन कॉन्सोनेंट्स अरेंज देमसेल्फ अराउंड द वॉयल, इस तरफ ज़रूरी नहीं दोनों तरफ, पर अगर होंगे तो दोनों तरफ, पर बीच में तो वॉयल होता ही है सिलेबल के। जस्ट लाइक आवर ब्रेन्स हैव एब्स्ट्रैक्ट रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, देयर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट process called syllabification which organizes sound segments into syllables। क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन में कुछ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं जिसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं दे सकते, लेकिन दैट डिटरमाइंस हाउ साउंड्स आर कंबाइंड, कि भाई इसको कैसे बनाते हैं, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो वो क्विक प्रोसेस है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे कैसे मुझे आप वर्ड्स कैसे यूज़ करना है, किस ऑर्डर में यूज़ करना है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं ये मेरे माइंड में है, आपके माइंड में भी हैं होंगे, है ना। फिर देयर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस कॉल्ड सिलेबिफिकेशन, इसी तरह से सिलेबल को बनाने का एक प्रोसेस है सिलेबिफिकेशन विच ऑर्गेनाइजेस साउंड सेगमेंट इनटू सिलेबल। तो ये क्या करते हैं कि सिलेबल में एक साउंड सेगमेंट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे उसको आगे हम देखेंगे ना। मल्टी-टायर्ड phonological theory, this is how syllables are structured। इस थेरी का मतलब है सिलेबल कैसे बनते हैं। द formal names for part of syllable are onset and the rhyme which contains the nucleus and coda। ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर आपको पता होना चाहिए कि सिलेबल कैसे बनता है। तो द फॉर्मल नेम्स फॉर द पार्ट्स ऑफ सिलेबल आर ऑनसेट, है ना। तो सिलेबल के फॉर्मल नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑनसेट एंड राइम, विच कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड कोडा, द सिंबल टू सिग्निफाई अ सिलेबल इज ओ एंड फुल वर्ड डब्ल्यू। कैसे होगा अभी देखते हैं। द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल एंड कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ सिलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस जो है उसके बिना कोई सिलेबल इमेजिन भी मत करिए। न्यूक्लियस इज द कंपल्सरी, है ना, सेंट्रल एंड कंपल्सरी कंपोनेंट, सेंट्रल एंड कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ सिलेबल एंड इज यूजुअली वॉयल। और ये क्या है, मतलब सेंट्रल कंपल्सरी सिलेबल, कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ सिलेबल विच इज़ कॉल्ड वॉवल, इसको ही इसी वॉवल को न्यूक्लियस कहते हैं। हाउएवर द न्यूक्लियस कैन ऑल्सो बी अ कॉन्सोनेंट, है ना, कभी कभी न्यूक्लियस कॉन्सोनेंट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड सिलेबिक कॉन्सोनेंट। और उस सिलेबिक उसको क्या कहते हैं, सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। एंड इन इंग्लिश दिस कैन अकर विद एल एंड एन वर्ड्स। तो ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट भी कभी कभी आता है,
पर ये जनरली किस वर्ड्स में आता है, जिनमें एल होते हो और एन वाले वर्ड। क्या है एग्जाम्पल, सेडल, राइट, बटन। ये बीच में न्यूक्लियस क्या बना रहा है, कॉन्सोनेंट बना रहा है न्यूक्लियस, तो यही वो बता रहा है विच वुड बी प्रोड्यूस लाइक एस, सेडल, राइट। तो ये जो एस है और बटन रिस्पेक्टिवली इस तरह से यूज़ होता है ये। तो दिस न्यूक्लियस कैन बी नॉन ब्रांचिंग, अ शॉर्ट वॉयल, है ना, और ब्रांचिंग, अ मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग, राइट। तो ये इस तरह से होते हैं। आप इसको ऐसे समझ लो कि बटन और सेडल इस केस में कॉन्सोनेंट न्यूक्लियस बना रहे, एस और बी, है ना, ये कॉन्सोनेंट न्यूक्लियस बना रहे हैं, और यहाँ पर वॉवल यूज़ तो हो रहा है पर शॉर्ट वॉवल है, सैडल, राइट, बटन, तो बहुत शॉर्ट वॉवल यूज़ हो रहा है। अब द कोडा इज एनी कॉन्सोनेंट विच फॉलोज द न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट। कोडा क्या है, कॉन्सोनेंट है जो न्यूक्लियस को फॉलो करती है, न्यूक्लियस को फॉलो करती है, एंड इज़ द क्लोजिंग पार्ट ऑफ सिलेबल। कोडा बहुत ज़रूरी पार्ट है सिलेबल का। कोडास कैन बी एब्सेंट सच एज इन पी, इसमें कोडा नहीं है, नॉन ब्रांचिंग मतलब वन कॉन्सोनेंट, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है। नॉन ब्रांचिंग मतलब एक कॉन्सोनेंट है, एज इन पिन, और ब्रांचिंग मोर देन वन कॉन्सोनेंट एज ड्रिंक। इसमें ब्रांच है क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट है ना। इसमें ड्रिंक, तो ये एन के। इफ़ अ सिलेबल डज नॉट हैव अ कोडा इट इज़ कॉल्ड ओपन सिलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। कोडा है मतलब उसमें कॉन्सोनेंट है, और नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको क्या कहते हैं, ओपन सिलेबल। इफ़ सिलेबल डज नॉट हैव अ कोडा इज कॉल्ड ओपन सिलेबल, अ सिलेबल विद अ कोडा इज कॉल्ड क्लोज सिलेबल। ओपन सिलेबल, क्लोज सिलेबल भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर द राइम कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड कोडा, और जो राइम है, इस राइम मतलब स्पेलिंग में, इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी है और कोडा भी है। क्यों, राइम है ना, तो राइम में यहाँ पर आ, है ना, तो यहाँ पे एक मिनट रुको मैं बताती हूँ। द ऑनसेट, ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपको पढ़ना पड़ेंगे बेटा। द ऑनसेट इज, एक मिनट, हाँ, वेट अ मिनट। तो एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, राइम। चलो एक मिनट, तो अब मान लो राइम लिखा है, ठीक है, राइम ऐसा भी लिख सकते हो आप, राइम, दोनों एक्सेप्टेबल है। इस राइम में कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो है ना, पर कोडा भी है क्योंकि ये एम मतलब कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रही है ना, ठीक है। द, तो क्या बोल रहा है, कोडा इज़ एनी कॉन्सोनेंट, कोडा मतलब कॉन्सोनेंट, कोडा मतलब कॉन्सोनेंट विच फॉलोज द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस फॉलो करती है, एंड इज़ द क्लोजिंग पार्ट ऑफ सिलेबल, और जो सिलेबल का क्लोजिंग पार्ट है, मतलब एक सिलेबल में एंडिंग कॉन्सोनेंट से अगर होती है। कोडास कैन बी एब्सेंट सच एज पी, क्योंकि यहाँ पर पी वॉवल से ख़त्म हो रहा है। नॉन ब्रांचिंग, वन कॉन्सोनेंट सिर्फ पी बिगनिंग में है, एज इन पिन, है ना, पर अब पिन में क्या हो रहा है, पिन ये ब्रांचिंग है मोर देन वन कॉन्सोनेंट। क्यों, क्योंकि इसमें दो कॉन्सोनेंट है, पी और एन। एज इन ड्रिंक, राइट, तो यहाँ पर मोर देन वन कॉन्सोनेंट। इफ़ अ सिलेबल डज नॉट हैव अ कोडा, अगर उसमें कोडा मतलब कॉन्सोनेंट नहीं है तो ओपन सिलेबल है, लास्ट में नहीं है तो, और अ सिलेबल विद अ कोडा इज क्लोज सिलेबल। राइम हमने देखा। अब द ऑनसेट इज एनी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट है ऑनसेट,
is any consonant which precedes the nucleus within the same syllables. Like codas, onsets can also be absent, non-branching और branching. तो ये क्या है, अब दैट्स इनफ, इतना डीप में नहीं जाना है आपको. अब इम्पॉर्टेंट है फोनोलॉजिकल प्रोसेस. फोनोलॉजिकल प्रोसेस का फर्स्ट है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज व्हेन वन फनीम इज प्रोनाउंस्ड इन अ वे विच इज सिमिलर टू नियर बाय फनीम. क्या एक फनीम जबकि वो प्रोनाउंस होता है बिल्कुल उसी की तरह, है ना, इज प्रोनाउंस इन अ वे विच इज़ सिमिलर टू नियर बाय फनीम, जो कि पास के फनीम के जैसा होता है. एंड दिस कैन इफेक्ट द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइसिंग. और कैसे, दो तरह के एसिमुलेशन होते हैं, प्रोग्रेसिव एसिमुलेशन एंड रिग्रेसिव एसिमुलेशन. तो कैसे, पहले तो एसिमुलेशन समझिए कि एसिमुलेशन इज व्हेन वन फनीम इज प्रोनाउंस्ड इन अ वे विच इज सिमिलर टू नियर बाय फनीम. मतलब एक फनीम दूसरे के जैसा कुछ लगता है. कैसे बताती हूँ मैं अभी. दिस कैन अफेक्ट द प्लेस ऑफ आर्टिकल. कैसे देखते हैं. पहले तो दो तरह के एसिमुलेशन होते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव. प्रोग्रेसिव इज व्हेन अ फनीम अफेक्ट्स द रियलाइजेशन ऑफ अ फॉलोइंग फनीम. फॉर एग्जाम्पल, आप इसको ऐसे समझो, इट इज़ कैन बी रियलाइज एज इट्स. तो दैट्स अ इट्स, इट इज़, है ना. एंड इट्स वेयर द वॉइस एल्वोलर फ्रिकेटिव जेड बिकम्स वॉइसलेस एस, है ना. तो इट्स, तो ज का साउंड आ जाता है, इट्स ऐसा. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ये प्रोग्रेसिव है. फिर रिग्रेसिव. रिग्रेसिव इज व्हेन अ फनीम अफेक्ट्स द रियलाइजेशन ऑफ अ प्रोसीडिंग फनीम. मतलब ये क्या करता है, एक फनीम कैसे, हॉट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी फॉर एग्जाम्पल, हॉट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी. तो ये कैसा लिखा है इन्होंने, हॉट कॉफ़ी, ट तो आया ही नहीं, हॉट कॉफ़ी. मतलब टी इज़ प्रोनाउंस्ड एज हॉट कॉफ़ी, राइट. तो दैट इज़ हॉट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी. तो यहाँ पे रिग्रेसिव है. क्यों, क्योंकि हॉट कॉफ़ी बिकम्स हॉट कॉफ़ी. वेयर द वॉइसलेस एल्वोलर प्लॉसिव टी हैज़ undergone a voice assimilation to become voice and undergone a place assimilation to become velar. इतना डिटेल नहीं, आप तो सिर्फ ये याद रखो, हॉट कॉफ़ी. तो ये के की प्लेस आ जाती है. हॉट की जगह, टी की जगह के का साउंड आता है, उसको कहते हैं रिग्रेसिव एसिमुलेशन. नेक्स्ट है डिसिमुलेशन. डिसिमुलेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू एसिमुलेशन एंड occurs where a sound is being less similar to another word. For example, in Latin the word arbor meaning tree, ये arbor का meaning वहाँ tree होता है, changing into arbor. तो ऐसा लगता है कि वो अर्बोल है, अर्बोल, अर्बोर है पर एल सुनाई देता है. इन स्पेनिश टू अवॉइड द टू आर साउंड बीइंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट. तो आप याद रखो अर्बोल. तो जो ये जो डेसिमुलेशन है, डेसिमुलेशन मतलब जस्ट ऑपोजिट टू एसिमुलेशन, यानी कि वेयर साउंड इज़ बिकमिंग लेस सिमिलर टू अनदर वर्ड. तो वो दूसरे शब्द से मिलती जुलती, जैसे हमने इसमें देखा था हॉट कॉफ़ी. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग तरह से आर का साउंड, स्पेनिश टू अवॉइड द टू आर साउंड बीइंग द क्लोज कॉन्टैक्ट, राइट. री तो वो डबल उस तरह से नहीं देखते. अभी और बता दूंगी. अब है कोलिसिस. कोलिसिस इज व्हेन टू कंटिजियस कॉन्सोनेंटल फनीम्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फनीम, है ना. उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है. विच शेयर्स फीचर्स ऑफ टू ओरिजिनल वंस. अ कॉमन प्लेस दिस कैन अकर इज विद एफ्रिकेट्स. फॉर एग्जाम्पल, आप तो बस एग्जाम्पल याद रखो. बेट यू कैन बी रियलाइज एज बेचू, बेट यू और बच्चू, बेचू, बेट यू. तो बेट यू
बच्चू ऐसा लगता है। तो ये क्या है, ये कॉलिन्स है। कॉलिन्स मतलब व्हेन टू कंटिन्यूस कॉन्सोनेंटल फनीम्स, क्यों कंटिन्यूस कॉन्सोनेंटल फनीम, क्योंकि ये टी भी फनीम है और यू भी फनीम है ना। फनीम्स आर रिप्लेस बाय अ सिंगल फनीम, और ये किससे रिप्लेस हो गए सिंगल फनीम से, जब आपने कहा वेट यू है ना, तो बेड और ये जो टी और यू है ये एक सिंगल फनीम च से फनीम से रिप्लेस हो गए। शेयर्स फीचर्स ऑफ टू ओरिजिनल वंस, राइट। तो इसको कहते हैं कोलिजन। फिर है इलीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इलीजन इज व्हेन अ साउंड इज डिलीटेड इन अ सीक्वेंस। कैसे, साउंड इज डिलीटेड इन अ सीक्वेंस एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजी ऑफन यूज टू रिमूव अनस्ट्रेस्ड वॉवल्स और अवॉइड कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंटल क्लस्टर। मतलब कि एग्जाम्पल है पुलिस, तो ये क्या कर रहा है, रिमूव इतना डिटेल नहीं, आप सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखो कि एग्जाम्पल है पुलिस हैज़ अंडरगॉन वॉवल डिलीशन, राइट। तो ये वॉवल डिलीशन, पुलिस की स्पेलिंग ये है, तो ये वॉवल पुलिस मतलब ओ का डिलीशन हो जाता है। अंडरगॉन वॉवल डिलीशन, प्लीज ऐसा लगता है, प्लीज प्लीज ऐसा लगने लगता है, ये डिलीशन या इलीजन है। फिर लाइसन, लाइसन अकर्स व्हेन अ साउंड इज इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। टू वर्ड्स फॉर ईजियर आर्टिकुलेशन, दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन वर्ड वन एंड्स विथ वॉयल, वर्ड टू बिगिन्स विथ वॉयल। कैसा वो बोल रहा है, आइडिया ऑफ, आइडिया ऑफ, आइडिया ऑफ एंड आइडिया ऑफ, राइट। तो लाइसन क्या है, व्हेन अ साउंड इज इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स, उसके बीच में हमको ऐसा लगता है कि कोई वर्ड ऐड हो गया, तो वो क्या हो गया, आइडिया ऑफ, आर इंसर्ट हो गया ऐसा लगता है, ये इसको कहते हैं लाइसन। फिर एपेंथेसिस, एपेंथेसिस और इंसर्शन इज एन एक्स्ट्रा साउंड इनटू द मिडिल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल हैमस्टर, एक्स्ट्रा साउंड आ जाता है, तो ये हैमस्टर है। फिर लेंटिशन, वीकनिंग, लेंटिशन इज व्हेन अ साउंड बिकम्स वीकर ऑन द स्ट्रेंथ स्केल। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ वॉइस एस्पिरेटेड प्लॉसिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट वे, आप तो सिर्फ ये याद रखो, इसका एग्जाम्पल है दी एंड दे, राइट। इन स्पेशस दी between two walls, showing the transition from plosive to weaker category of irritate। इतना डिटेल बता, बाद में बता दूंगी इसको आपको। फिर उसके बाद है लास्ट है फ्रूइशन। फ्रूटिशन इज व्हाट, स्ट्रेंथनिंग। फ्रूटिशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग इज अपोज टू लेंटिशन, लेनिशन, सॉरी लेनिशन, एंड अकर्स व्हेन अ sound becomes stronger on the manner of articulation scale. For example, in German when the voice alveolar D is word finally it becomes the voice T। कैसे, जैसे आपने कहा एग्जाम्पल देखो आप, तो फ्रॉम दिस वन, राइट, मीनिंग ऑफ टू, तो इसका मीनिंग ऑफ व्हील, ऑफ व्हील, राइट। तो देखो इसको, ऑफ व्हील टू बॉट, मीनिंग व्हील। तो ये जो है ऑफ व्हील है ना, कैसे स्ट्रेंथन, ये एक ऑपोजिट टू लेनिशन एंड अकर्स व्हेन अ साउंड बिकम्स stronger on the manner of articulation scale. For example, in German when the voice alveolar छोड़ो it occurs, this divide, this showing the makeup of the scale from voice, okay। wheel याद रखो, wheel, right। और इसको अभी हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।